पिछली वीडियो में हम बहुत अच्छी तरह से उनसे मुखातिब हुए हैं और आज फिर वो हमें दिल्ली गाज़ीपुर बॉर्डर पर मिली हैं। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम 18 न्यूज़ चैनल पे। और मैम आप लगातार जो है किसानों के धरने प्रदर्शन में जा रही हैं, किस तरह का माहौल है और क्या क्या चीज़ें परेशानी किसानों को देखने को मिल रही है? आप पहले तो मैं ये कहूँगी जो ये किसान भाई हैं एकदम इन्होंने अचानक तो दिल्ली पे धावा नहीं बोला। 70 दिन से पहले ये वहाँ पे पंजाब में बोले थे, हरियाणा में बोले थे, एक तरह का अल्टीमेटम दे दिया था कि 26 नवंबर जिस दिन हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था हम दिल्ली आएंगे। सरकार को पता था, लेकिन सरकार बहरी सरकार है, अंधी नहीं है। इसने देखा बैठे तो बावला समझती, फिर उन लोगों ने दिल्ली की तरफ कूच करा 26 में। तो इसने कितना जुल्म करा ये आपने देखा, बताने की ज़रूरत नहीं है कि वाटर कैनन, बारूद, लाठी चार्ज, इतना इस पर जुल्म करा किसानों पर। जबकि एक तरफ हम अपने किसानों को अन्नदाता कहते हैं। मेरे ख्याल से दुनिया का पहला ऐसा किसान है जो अन्नदाता कहलाता है, हर जगह फार्मर कहलाते हैं, लेकिन मेरे भारत में ये अन्नदाता कहलाता है। और हमारा नारा जय जवान जय किसान का है, जो इस सरकार ने पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। सरहद पे जवान मर रहा है और सड़कों पर किसान मर रहा है। इस वक्त की कंडीशन है। मैं गाज़ीपुर भी आई हूँ, मैं सिंगू बॉर्डर पे लगातार जा रही हूँ, बुराड़ी पे जा रही हूँ, तो एक चीज़ देखी गई बड़ा सिस्टमेटिकली वहाँ मेरा किसान बैठा हुआ है। इनको सरकार का 50 पैसे का पानी का पाउच नहीं चाहिए। मतलब वहाँ पर इतना खाने का सामान लेकर आए किसान, इतना लेकर आए, हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे ले लो ले लो ले लो, वहाँ लेने वाला नहीं है। जबकि वहाँ लाखों किसान है, कोई वहाँ पर बदनिज़ामी नहीं है, पूरा डिसिप्लिन में चल रहा है। वहाँ खाना पीना रहना, जूते कंबल, दुनिया की हर सामान मिल रहा है, आओ ले लो। तो मैं तो ये सोच रही हूँ ये सरकार हमें 2 वक्त की रोटी देने को तैयार नहीं, और मेरा किसान इतना ज़बरदस्त सामान बांट रहा है। जो किसान ज़मीन को बचा रहा है वो इतना सामान लेकर आया है कि वो उन लोगों को सामान दे रहा है जो वहाँ पर आके ज्वाइन भी कर रहे हैं। मतलब अगर आप भी जाएंगे, ये नहीं कि आपको नहीं देंगे, वो हाथ जोड़ जोड़ के आपको भी दे रहे हैं। तो ये किसान पूरी तैयारी के साथ आया। किसान को पता है कि इस वक्त अगर वो दब गया या वो झुक गया, जैसे हम भारतीय हमेशा झुकते आते हैं, हम भारतीयों के साथ एक तरह का ये जुल्म हो रहा है कि सरकार एक तरह से आरएसएस की है। बीजेपी को फ्रंट पे करके पीछे से ही सरकार आरएसएस चला रही है, और ये इतनी चालाक सरकार है कि सिस्टमेटिकली चलती है। हम इन्हें व्हाट्सएप एजेंडा वाला कहते हैं, जाहिल कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। नहीं, ये जाहिल नहीं है, जाहिल इनके सारे कारिंदे हैं। पीछे से जो इनका IT सेल है 45 लाख करोड़ हजार लाख का है, जितना भी, ये सारे हायर क्वालिफाइड है, ये सारी हुकूमत चलाते हैं। तो ये लोग जो ना सिस्टमेटिकली करते हैं, कभी ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, मुसलमानों को निपटा देते हैं, फिर ये दलित समाज पे करते हैं, कभी सरदार पे करते हैं, फिर ये किसान पे करते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप ये एक कम्युनिटी को उठाते हैं, फिर उसको टारगेट करते हैं, क्योंकि इनको पता है अगर मुसलमान पे जुल्म होगा, आप स्टेटस लगा लो, मुसलमान मर गया, यहाँ मर गया, वहाँ मर गया, लेकिन दूसरी आवाज़ें साथ नहीं आती। फिर इन्होंने दलितों पे जुल्म करा तो कोई साथ नहीं आया, स्टेटस चमके। अब इन्होंने सोचा, जब इनको जुल्म की इतनी आदत हो गई कि अब भारत को पूरा बर्बाद कर दिया, अब सिर्फ किसान बचा है, इसको बर्बाद कर दें। अब इन्होंने जब किसान पे हाथ डाला तो सबसे पहले जो अवेयर हुआ मेरा पंजाब का किसान हुआ, क्योंकि अगर आपको पता हो कि भारत में सबसे रॉयल किसान पंजाब का और हरियाणा का है, और हर पंजाब के किसान की फैमिली या तो कनाडा में रहती है, या ऑस्ट्रेलिया में रहती है, या इंग्लैंड में रहती है। ये सरकार को पता नहीं था। जब इन्होंने पंजाब के किसानों पे जुल्म करा तो गूंज कनाडा में सुनाई दी, ऑस्ट्रेलिया में सुनाई दी, लंदन में सुनाई दी, हरियाणा के किसानों की भी सुनाई दी। क्योंकि यूपी का किसान बहुत ज़्यादा आपको पता है दबा कुचला है, किसान है बेशक दबा कुचला है, वो डरा रहता है कि ज़मीन ना छिन जाए, सरकार ना मार दे, ये ना कर दे। और बिहार का तो बेचारा आपको पता है नंगा बुच्चा किसान है, उसके पास कुछ नहीं है। वो वही किसान था जो लॉकडाउन में चल चल के मरा था, वहाँ पर उसके पास कुछ नहीं था, वो खेती बाड़ी छोड़कर मजदूरी कर रहा था। तो जब आप पंजाब के किसान पे हाथ डालेंगे, हरियाणा के किसान पे हाथ डालेंगे, तो गूंज इंटरनेशनल सुनाई देगी, और सुनाई दे रही है। आप देखिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि किसानों को प्रोटेस्ट करने का इख्तियार है, किसानों को हक है कि वो प्रोटेस्ट करें, और ये बिल उनके विरोधी है, तो सरकार को सुनना चाहिए। लेकिन सरकार फिर भी नहीं सुनी। मोदी जी की खामोशी क्या दिखाती है कि मोदी जी खामोश क्यों है आखिर इस बात में लेकर? मोदी जी खामोश नहीं है। मोदी जी जो है एक जस्ट लाइक ए पपिट, एक कठपुतली है, और इनकी जो डोरी है, नचाने वाली डोरी है, वो अंबानी और अदानी के हाथ में। तो अंबानी और अदानी भी देख रहे हैं कि कितने लोग मर सकते हैं, कितनी पब्लिक जाग सकती है, वो भी इंतजार में। जब तो मीटिंगें कैंसिल हो रही हैं। भाई पहली मीटिंग में फैसला हो जाना था, इतना भारी थोड़ी है, भाई बिल ही तो वापस करने को कह रहे हैं। और बिल आपने अभी तो लागू करा है, भारत का किसान तो इस वाले बिल को देख ही रहा था। पहले वाला जो बिल था, आप सिंपली वाला बिल ला दो ना। आप कह रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेस ने भड़का दिया, अफवाह पर ध्यान मत दो, कांग्रेस इनको भड़का रही है। तो मैं तो आपके चैनल से कहती हूँ, मोदी जी जब कांग्रेस जैसी ठंडी पार्टी इन किसानों को भड़का सकती है, आप तो बड़ी रॉयल पार्टी है सत्ता में, आओ ना इनको भड़काओ ना। ये भड़कने को तैयार है, बीजेपी आए इनको भड़का दे, अपने फेवर में कर ले। जब कांग्रेस ने अपने फेवर में कर लिया तो बीजेपी भी आके इनको अपने फेवर में कर ले, भड़काए, और सब बीजेपी करते फिरे।
तो मैम एक सवाल और है, एक महिला है एक्ट्रेस, उनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जो महिलाएं इसमें किसान आंदोलन में जा रही हैं वो 150 रुपये लेकर जा रही हैं, इस तरह के दादी जो हैं पंजाब की, उनके ऊपर कमेंट किया था। शायद आप उनको मुखातिब भी हों, तो ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगी? कंगना रनौत का जो मुजरा है वो बीजेपी के अंगना में चलता है। कंगना का मुजरा बीजेपी के अंगना में, और ये वही कंगना है, ये तो खुद ही तवायफ है भाई। हम जब फिल्म देखने जाते हैं, इसका मुजरा देखने जाते हैं, 300 रुपये का टिकट नहीं लेते। पूरा भारत इनका मुजरा जब हॉल में देखने जाता है पैसे लेके तो जाता है। ये तो खुद नाचने वाली है। अगर हम हॉल में जाना बंद करते तो इनका मुजरा देखेगा कौन? तो इसने तो हमें भी कहा था हम शाहीन बाग वाली 500 रुपये में आते हैं। इस जवानों का रेट इसने 500 लगा रखा है, बुढ़ियों का इसने 100 रुपये लगा रखा है। मेन बात है ना, शीशे में अपनी शक्ल नजर आती है। लुच्चे लफंगे को सारी दुनिया लुच्ची लफंगी लगती है, इस तवायफ को सारी दुनिया तवायफ लगती है, और ये बुढ़ी हो चुकी, फिल्में चलना बंद हो चुकी। तो इस वक्त ये बीजेपी के अंगना में मुजरे करे कि हो सकता है इसको काउंसलर का टिकट मिल जाए, काउंसलर मिल जाए, कुछ बन जाए, इसलिए बीजेपी को खुश कर रही है। तो इसकी बात को और गधे की लात का यकीन मत करें। कौन सुनना है इसकी बात पे, कौन दिल धर रहा है? आप यकीन कर रहे हो, हम यकीन कर रहे हैं। इसको तो पागल मानते। ठरकी तो वैसी है, साई की है, फुल नशे में रहती है। पहली फिल्म इसने जब बनाई थी गैंगस्टर बनाई थी, कितने घर खराब कर दिए इसने, अगर आपको पता हो। इसने कितने घर खराब करे, ऋतिक रोशन को तलाक करवाई, विक्रम भट्ट के साथ ये लिव इन में रही। मतलब एक नहीं, फिल्म इंडस्ट्री को भी खा गई है। जिसने इसकी मदद करी उसने बर्बाद कर दिया। तो ये तो बर्बाद औरत है, नाचने वाली औरत है, इसकी बात पे यकीन ना करा जाए। तो जिस तरह से कुछ एक मीडिया का पैटर्न अलग दिखाया जाता है, जिसके अंदर मुस्लिम अलग बताया जाता है कि मुस्लिम सेवा कर रहे हैं, तो आप यहाँ आई हैं, मुसलमान भी यहाँ सेवा कर रहे हैं और सिख भाई भी सेवा करने में लगे हैं। आप जगह जगह गई हैं, तो वो चीज़ें आप बताएं दर्शकों को, कैसा रहा था? पहले तो मैं मैंने कभी भी भारत की आवाज़ ये सोच के नहीं बनी कि मैं मुसलमान हूँ, अहमद रिजवी नहीं बनी। मैं हर कम्युनिटी के लिए इसी तरह खड़ी होती हूँ। बेशक मैं शाहीन बाग से मुझे पहचान मिली, मैं जामिया के प्रोटेस्ट में थी, और जब वहाँ पर हमले हुए थे और पुलिस ने मारा था, मेरे भी 2 डंडे लगे थे। और उस वक्त मैंने अपने दिमाग को क्लिक करा था कि मैं घर जाके बैठूं या कूद पड़ूं मैदान में, क्योंकि मैं फ्रीडम फाइटर की पोती हूं। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं अब घर में घुस गई, ये हमें घर में घुस के मारेंगे। 13 दिसंबर से आज की डेट हो गई, लगातार मैं रोजाना सड़क पर उतारकर ग्राउंड पे जाकर लोगों की मदद करती हूँ। तो हिंदू मुसलमान वाला चक्कर तो है नहीं। और मैं पीछे से किसान की बेटी हूँ, लेकिन हमारी ज़मीनें सन 47 से पहले सारी की सारी अंग्रेज़ों ने छीन ली थी। तो मुझे पता है वो दर्द। आज वो फिर कंडीशन आ गई है कि किसानों की ज़मीन जाने वाली है। तो जिस तरह से आंदोलन में आप देख रही हैं, कि आप एक तरह से बताएं हमारे दर्शकों को कि जगह जगह आप गई हैं, तो किसानों की तादाद कितनी रही है हर जगह? भाई सिंघू बॉर्डर पे जाकर देखें तो 10-12 लाख किसान वहाँ पर है। बुराड़ी पे कुछ लोगों को इन्होंने कैद कर दिया, 700-800 किसान बुराड़ी पर है जिनको इन्होंने कैद कर लिया। वो गलती से ट्रैक्टर अंदर आ गए थे, दिल्ली की सरहद इन्होंने सील कर दी थी, तो उनको बुराड़ी में जाकर कैद कर दिया। वो वहाँ पर है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी लाखों है। और कुछ किसान ऐसे हैं अलग अलग स्टेटों में होना शुरू हो गया, सब नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, मतलब यहाँ पर सारा सारा हमारा जो एग्रीकल्चर पे हम डिपेंड करते हैं। तो अगर भारत का किसान खतरे में आएगा तो रोटी खतरे में आएगी, क्योंकि भारत की जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है वो मेरे भारत का किसान माना जाता है। इसलिए हमारा नारा है जय जवान जय किसान। हमारा जवान सरहद की हिफाजत करता है और हमारा किसान हमें भारत में अन्न देता है, इसीलिए अन्नदाता भी कहलाता है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि किसान के सामने जवान टकरा रहे हैं, तो वो चीज़ किस तरह से पार्टी के खिलाफ जा रही है? ये एक प्री प्लान इन्होंने करा है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप शहर से, आप बताओ आपके खानदान में भी 7 पुश्तों में कोई फौज में नहीं गया होगा। आप इन नेताओं का इतिहास कंगाल लो, इनकी 7 पुश्तों में कोई फौज में नहीं गया होगा। ये बैठ के जितने स्ट्रीम मीडिया अपना मुजरा करता है, स्टूडियो में दिखाते हाय हाय ये हो गया, हम पक्के देशभक्त हैं, चाइना ने कर दिया। सरहद पर हर किसान का बेटा होता है, जो ज़मीन की रखवाली करता है उसको ज़मीन का दर्द आता है, इस किसान को ज़मीन का दर्द आता है। इन्हीं के घर के बेटे हमारी सरहद को प्रोटेक्ट करते हैं। अब इस सरकार ने बड़ी शानदार एक नफरत का काम करा है कि इनको, इन किसानों को इनके बेटों से ही पिटवा रही है, जवानों से पिटवा रही है, ताकि इनके घर में फूट पड़ जाए। वो बेचारे भी मजबूर हैं, उनकी रोज़ी का सवाल है कि अगर वो नहीं करेंगे तो वो डंडा नहीं उठाएंगे या आंसू गैस नहीं छोड़ेंगे तो उनका रोज़गार चला जाएगा। वो भी अपने ज़मीर को मारकर अपने बापों पर हमला कर रहे हैं। तो ये सरकार खानदान के खानदान बर्बाद करवा रही है, उन्हीं जवानों से इन किसानों को मरवा रही है। तो किस तरह से आप बीजेपी पार्टी और सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द किसानों की आवाज़ उठा लें? भाई देखिए, हम लोग किसी भी सरकार के मुखालिफ नहीं होते। हमने खुद बीजेपी को वोट दिया था। मैं क्यों झूठ बोलूं कि मैंने सन 2014 में बीजेपी को वोट दिया था, ये सोच कर दिया था कि चाय वाले हैं, भारत की सत्ता एक ऐसे आदमी के हाथ में आ रही जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। लेकिन बाद में पता चला चाय वाले नहीं थे, इन्होंने तो बर्बाद कर दिया पूरे भारत को, और उसके बाद फिर इन्होंने पूरा का पूरा बेच दिया। तो हम यही कहेंगे कि हम किसी भी सरकार के विरोधी नहीं होते, हम सरकार की पॉलिसी के विरोधी होते हैं। अभी भी अगर
अगर बीजेपी सरकार अपनी पॉलिसी सही कर ले और यहाँ की पब्लिक के बारे में सोचे, आप यकीन करिए लोग फिर बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन कम से कम यहाँ की आवाम का दर्द महसूस करे, यहाँ की औरतों का दर्द महसूस करे, यहाँ के किसानों का, जवानों का, सबका दर्द महसूस करे, रोजगार दे। तो कौन नहीं चाहेगा कि बीजेपी ना आए। हमें बीजेपी से कोई खानदानी दुश्मनी तो है नहीं, हमने बेटियां तो नहीं ब्यानी है, उनकी लेनी है। एक पार्टी है तो पार्टी की तरह काम करे ना, क्योंकि हम 140 करोड़ हैं और जब हम लोग पार्लियामेंट में नहीं आ सकते इसीलिए हमने इनको पार्लियामेंट में भेजा था। ये हमारे नौकर हैं, आका नहीं है। जिस तरह ये जुल्म कर रहे हैं 5 साल बाद हम इनको उखाड़ लेंगे। लेकिन इस वक्त ये है कि ये ईवीएम वाली सरकार बन गई है, मशीनों में घोटाला कर रही है। तो जिस तरह किसान आंदोलन चल रहा है तो मैं आप सबसे कहूंगी कि साथ साथ ईवीएम बैन भी करें कि हमें पेपर पे चुनाव चाहिए। अगर हम पेपर पे चुनाव करवाएंगे तो फिर देखिए सत्ता में वही सरकार आएगी जो हमारे फेवर में होगी। तो देखा किस तरह से एमएन रिजवी जो हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। वो बता रही हैं कि सरकार जो है वो जल्द से जल्द किसानों की मांग को मान जाए। वहीं रेहल कस्सार के